हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 7 में हम लोग कुछ हिस्सा कल पढ़े थे, आज हम लोग को ग्राउंड वाटर से पढ़ना। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं डिपोजिशनल और इरोजनल वर्क के बारे में, ठीक है। तो इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कल हम लोग रनिंग वाटर के बारे में पढ़े थे कि रनिंग वाटर का कैसा इरोजनल वर्क होता है और कैसा डिपोजिशनल वर्क होता है। तो आज हम लोग ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर से क्या क्या इरोजन होता है और क्या क्या डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि द सरफेस वाटर परकुलेट व्हेन विद द रॉक्स आर परमिएबल। तो सरफेस वाटर जो है परकुलेट यानी कि रिसते हुए नीचे चला जाता है जब रॉक परमिट करते हैं पानी को जाने में। थिनली ब्लेडेड एंड हाईली ज्वाइंट एंड क्रैक्ड आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन टू सम डेप्थ द वाटर अंडर द ग्राउंड फ्लो हॉरिजॉन्टली थ्रू द ब्लीडिंग प्लेन्स। तो कहा जा रहा है कि कुछ दूर तक नीचे जाने के बाद पानी जब मतलब सरफेस से नीचे जाता है ज़मीन के अंदर, तो कुछ दूर तक सीधा जाता है, हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है। उसके बाद फिर जो है पानी एकदम काफ़ी तेज़ी से फ्लो करने लगता है ज्वाइंट और थ्रू द मटेरियल देमसेल्व्स। इट इज द डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर व्हिच कॉज द रॉक टू इरोड। तो इसी मूवमेंट के कारण अंदर का जो रॉक है उसमें इरोजन हो जाता है। फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल्स बाय मूविंग ग्राउंड वाटर इज इनसिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म। तो कहा जा रहा है कि लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में इसका कोई रोल नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर का लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में मतलब सरफेस के ऊपर तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं कि ज़मीन के नीचे पानी भी कुछ इरोजन या डिपोजिशनल वर्क कर रहा है, ठीक है। बट इन द रॉक लाइक लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे रॉक जो लाइमस्टोन है या फिर डोलोमाइट है जो कैल्शियम कार्बोनेट रिच होते हैं, द सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर थ्रू द केमिकल प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन डेवलप वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म। तो कहा जा रहा है कि अर्थ के अंदर भी जो पानी जब ऊपर से पेसते हुए या रिसते हुए जाता है नीचे, तो नीचे भी कई तरह के कारनामे वो करते रहता है, ठीक है। कई तरह की इरोजन और डिपोजिशनल वर्क करता है। दिस टू प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन प्रेसिपिटेशन आर एक्टिव इन द लाइमस्टोन और डोलोमाइट अकरिंग आइदर एक्सक्लूसिवली और इंटरबेडेड विद अदर रॉक्स। तो कहा जा रहा है कि ऐसा खास करके उस पत्थर से के साथ होता है जो काफ़ी मुलायम होते हैं, मतलब कि दूसरे पत्थर के मुकाबले मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो लाइमस्टोन के बारे में या फिर डोलोमाइट के बारे में बोला गया, एनी लाइमस्टोन और डोलोमाइटिक रीजन शोइंग टिपिकल लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन एंड डिपोजिशन कॉल्ड कास्ट टोपोग्राफी। तो कहा जा रहा है कि जो भी वहाँ पे किया जाता है उसके तहत जो बनता है एरिया उसको हम लोग कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। आफ्टर द टिपिकल टोपोग्राफी डेवलप इन द लाइमस्टोन रॉक ऑफ कास्ट रीजन इन बल्कान एडजेंटेड टू एड्रियाटिक सी। तो बल्कान रीजन में खास करके ज़्यादा होता है इसलिए, और उस रीजन का नाम है कास्ट, तो इसलिए उसको कास्ट टोपोग्राफी बोला गया। तो ये भी एक तरह का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि सैलो होल्स इन द सेक्शंस, सिंक होल इन द सेक्शन, इधर से पानी आ रहा है। उसके बाद यदि देखा जाए नीचे तो कोलैप्स ऑफ सिंक, हम लोग यहाँ देखते हैं सिंक होल, ठीक है, वैली सिंक। तो ये सब क्या है, जहाँ से पानी अंदर रिसता है, ठीक है। और ये जो उसके द्वारा किया जाता है उसके अंदर धरती के अंदर किस तरीके से पत्थर को काटा जाता है पानी के द्वारा, वो यहाँ पे दिखाया गया। जैसे अर्थ के ऊपर जो पानी का काम कर रहा है तो नीचे भी वो काम कर सकता है। पूल्स, सिंक होल, लैपिज और लाइमस्टोन पेमेंट ये सब के बारे में पढ़ना, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म के सबसे पहले पढ़ते हैं। तो स्मॉल टू द मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड सैलो डिप्रेशन कॉल्ड स्वेलो होल्स। तो कहा जा रहा है कि स्मॉल से मीडियम साइज, ठीक है, राउंड या फिर सब राउंड बने कि आधा गोल या पूरा गोल, सैलो डिप्रेशन कॉल्ड स्वेलो होल्स। तो जो सैलो डिप्रेशन होते हैं, कम क्वांटिटी मतलब कम गहराई वाले डिप्रेशन होते हैं, उनको स्वेलो होल कहा जाता है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ लाइमस्टोन थ्रू सोल्यूशन सिंक होल्स आर वेरी कॉमन इन द लाइमस्टोन या कार्स्ट एरिया। तो कार्स्ट एरिया में या फिर लाइमस्टोनल एरिया में सिंक होल काफ़ी कॉमन है। सिंक होल इज एन ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप एंड फ्यूनल शेप टुवर्ड द बॉटम। तो सिंक होल इस तरीके होते हैं, फ्यूनल शेप्ड होते हैं। फ्यूनल यानी जैसे टिप जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसके शेप में होते हैं, ठीक है। वेरिंग इन एरिया फ्रॉम अ फ्यू स्क्वायर मीटर टू हेक्टेयर। तो कहा जा रहा है कि इसका एरिया भी वेरी करता है, कहीं कहीं काफ़ी बड़े होते हैं, कहीं कहीं काफ़ी छोटे होते हैं। फ्रॉम अ लेस देन हाफ ऑफ मीटर टू 30 मीटर फॉर मोर। तो कहा जा रहा है कहीं आधा मीटर के होते हैं तो कहीं 30 मीटर के हो जाते हैं। तो यानी सिंक होल का साइज वेरी करता है। सम ऑफ दिस फॉर्म सोनली थ्रू सोल्यूशन एक्शन एंड अदर माइट स्टार्टेड सोल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट एंड इफ द बॉटम ऑफ सिंक होल फॉर्म द रूफ ऑफ अ वाइड और केव अंडरग्राउंड इट माइट कोलैप्स। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से आप देखा जाए तो यदि नीचे पूरी तरीके से छेद हो जाता है, जैसे इस तरीके का सरफेस बना तो यहाँ पे कभी छेद हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा नीचे कोलैप्स कर जाता है सरफेस, तो उसको फिर हम लोग कोलैप्स्ड सिंक बोलते हैं। क्वाइट ऑफन सिंक होल्स आर कवर्ड विथ ऑल सॉइल मेंटल एंड अपीयर सैलो वाटर पुल। तो कभी मतलब कि सिंक होल अपीयर कैसा करता है, तो सैलो वाटर पुल की तरह, मतलब कम गहराई वाले पानी पुल की तरह। एनीबॉडी स्टेपिंग ओवर सच पुल्स वुड गो डाउन लाइक द हैपन इन क्विकसैंड इन डेजर्ट। तो कहा जा रहा है कि यदि कुछ भी वहाँ पे स्टेप करता है, जैसे सिंक होल तो कम्प्लीटली खोखला बन चुका होता है ना, तो उससे क्या होता है कि उस पुल में जो भी स्टेप करेगा तो नीचे चला जाएगा। द टर्म डोलाइन इज समटाइम यूज टू रेफर द कोलैप्सिंग। तो कोलैप्सिंग को डोलाइन भी कहा जाता है, ठीक है।
सोल्यूशन सिंक आर मोर ओपन देन कोलैप्सिंग, तो सोल्यूशन सिंक ज़्यादा मिलता है कोलैप्सिंग के मुकाबले। क्वाइट ऑफन द सरफेस रन ऑफ सिंपली गोज डाउन शैलो एंड सिंक होल्स एंड फ्लो एज अंडरग्राउंड स्ट्रीम। तो कहा जा रहा है कि उसके बाद जो पानी है ना, उसके बाद अंदर जाके फिर अंडरग्राउंड स्ट्रीम में जाकर के मिल जाता है, या फिर कुछ दूर के बाद री इमर्ज करेगा किसी केव ओपनिंग में। When sinkhole and dolines join together because of slumping of material along the margin or due to roof collapse of caves, long narrow to wide trenches called valley sinks और ओवाबल्स फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे केव के बारे में देख सकते हैं, अंदर भी पानी के द्वारा केव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं इन द एरियाज वेयर द अल्टरनेटिंग बेड ऑफ रॉक्स, तो कहा जा रहा है कि ऐसे एरिया जहाँ पे अल्टरनेट बेड है किसका, रॉक्स का, ठीक है, विथ लाइमस्टोन और डोलोमाइट। तो मतलब एक रॉक है, फिर लाइमस्टोन, फिर रॉक, फिर लाइमस्टोन, इस तरीके का जहाँ पे अल्टरनेट बेड है, ठीक है। मैसिव अकरिंग एज थिक बेड्स केव फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट, तो वहाँ पे केव फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वाटर परकुलेट डाउन आइदर थ्रू द मटेरियल और थ्रू क्रैक्स एंड ज्वाइन एंड मूव हॉरिजॉन्टली बिलोंग बेडिंग प्लेस। तो कहा जा रहा है कि वाटर वहाँ से क्रैक के थ्रू पास करता है, या फिर और भी कई तरीके से पास करता है, ज्वाइंट के पास से पास करता है। इट इज अलोंग दिस बेडिंग प्लेस दैट लाइमस्टोन डिजॉल्व एंड लॉन्ग एंड नैरो वाइड गैप्स कॉल्ड केव्स रिजल्ट। तो एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे लाइमस्टोन जो है, पत्थर तो नहीं वहाँ पे कुछ ज़्यादा होता है उसका रिजल्ट, लेकिन लाइमस्टोन वहाँ पे गल जाता है, बोल सकते हैं कि पानी में वो घुल जाता है, जिसके कारण से केव लाइक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गुफा टाइप का बन जाता है। केव्स आर ओपनिंग एट बोथ एंड्स कॉल्ड टनल्स, तो ऐसे केव जो दोनों तरफ से खुले होते हैं उसको टनल बोलते हैं। ये सब अर्थ के अंदर होता है, इसलिए हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये था इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में। अब लोग पढ़ते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ग्राउंड वाटर के द्वारा कौन कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म किया जाता है। तो मैनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म डेवलप विद इन द लाइमस्टोन केव। तो लाइमस्टोन केव के अंदर कई सारे डिपोजिशनल फॉर्म होते हैं। द चीफ केमिकल इन लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन में जो मेन केमिकल होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो पानी में काफ़ी जल्दी घुल जाता है कार्बोनेटेड वाटर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब रेन वाटर, कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब रेन वाटर। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज डिपोर्टेड व्हेन द वाटर कैरिंग इन द सॉल्यूशन इवेपोरेट और लूसेज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रिकल्स ओवर रॉक सरफेस। नेक्स्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे पहला आता है स्टेलेसाइट्स, स्टेलेगमाइट्स एंड पिलर्स। तो स्टेलेसाइट्स हैंग एज आइसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। तो कहा जा रहा है कि सर्कल के रूप में हैंगिंग करते रहता है डिफरेंट डायमीटर के। नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट देयर बेस, मतलब कि बेस पे चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और ऊपर जाते जाते पतले होते हैं। द फ्री एंड सोइंग अप इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। स्टेलेगमाइट राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। स्टेलेगमाइट जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, तो केव्स के फ्लोर के पास होते हैं। इनफैक्ट स्टेलेगमाइट फॉर्म ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस और थ्रू द थिन पाइप। तो स्टेलेगमाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो किसी जैसे ऐसा लगता है कि किसी पतले पाइप से वहाँ पे पानी ड्रिप हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे वो जमा हो गया है। स्टेलेगमाइट में टेक द शेप ऑफ कॉलम, अ डिस्क और आइदर अ स्मूथ राउंडेड। तो स्टेलेगमाइट कई शेप के हो सकते हैं, कॉलम शेप के या डिस्क शेप के या फिर सिंपली और भी दूसरे शेप के। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि अर्थ के अंदर लाइमस्टोन केव में किस तरीके का फॉर्मेशन है। पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लियर दिखता तो ज़्यादा समझ आता। आगे पढ़ते हैं ग्लेशियर के बारे में। ग्लेशियर के कारण कौन कौन सा इरोजनल या डिपोजिशनल वर्क होता है। तो ग्लेशियर एक्चुअली होता क्या है, तो मासेज ऑफ आइस मूविंग एज शीट्स ओवर द लैंड सरफेस। तो कहा जा रहा है कि लैंड सरफेस पे आइस शीट का मूव करना, उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बर्फ़ की नदी, उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज स्लो अनलाइक वाटर फ्लो। तो पानी के फ्लो की तरह फास्ट नहीं है, बल्कि उसके उल्टा स्लो है। द मूवमेंट कोड भी फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू मीटर और डे। तो कहा जा रहा है एक दिन में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक मूव करता है, यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा भी मूव करता है कभी कभी। ग्लेशियर्स मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्लेशियर जो मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव करते हैं। आगे पढ़ते हैं तो वी हैव मैनी ग्लेशियर इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में भी कई ग्लेशियर हैं। मूविंग डाउन द स्लोप्स एंड वैलीज इन हिमालयज। हाइयर रीचेज ऑफ उत्तरांचल, हमें उत्तरांचल उत्तराखंड का पुराना नाम है। हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर और प्लेसेज टू सी ऑफ देम। तो ग्लेशियर कहाँ मिलते हैं हमारे कंट्री में, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाला इलाके में। डू यू नो वेयर वन कैन सी रिवर भागीरथी बेसिकली फेड बाय मेल्ट वाटर फ्रॉम द गौमुख ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इनफैक्ट अलकापुरी ग्लेशियर फेड वाटर टू अलकनंदा रिवर। तो उसी तरह से अलकापुरी ग्लेशियर जो अलकनंदा रिवर को पानी देती है। रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी ज्वाइन में गंगा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के पास भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट इरोजन बाय ग्लेशियर इज ट्रिमेंडस। तो कहा जा रहा है कि मतलब कि जो इरोजन जो होता है ग्लेशियर के कारण काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगता है ना, बर्फ़ काफ़ी भारी होता है। द मटेरियल प्लग्ड फ्रॉम द लैंड बाय ग्लेशियर गेट ड्रैग्ड इनटू द फ्लोर और साइड ऑफ वैली एंड काउज ग्रेट डैमेज थ्रू एब्रेजन एंड प्लकिंग। तो कहा जा रहा है कि जैसे जो मटेरियल ग्लेशियर के कारण डिसरप्ट होता है, ठीक है, जो इरोजन ग्लेशियर के कारण होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक मास यहाँ पे एक तरह से स्लाइड करता है और इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा
मिट्टी कटता है या फिर जो भी इरोजन होता है वहाँ पे पत्थर वगैरह टूटता है और वो कहाँ जमा हो जाता है, तो वैली के साइड वाले इलाके में जमा हो जाता है। ठीक है, ग्लेशियर कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इवन अनवेदर्ड रॉक। तो ग्लेशियर जो अनवेदर्ड रॉक या फिर जो हाई माउंटेन है उसके लो हिल्स या प्लेन्स वाले इलाके को डैमेज पहुंचा सकते हैं। एज ग्लेशियर्स कंटिन्यू टू मूव डेब्रिज गेट रिमूव। तो जैसे जैसे ग्लेशियर मूव करता है तो उसका जो डेब्रिज है रिमूव होते जाता है, डिवाइड एंड लोअर एंड इवेंचुअली द स्लोप इज रिड्यूस सच एन एक्सटेंट द ग्लेशियर विल स्टॉप मूविंग लिविंग ओनली अ मास ऑफ लो हिल्स एंड वास्ट आउटवाइज प्लेन अमॉन्ग विद अदर डिपोजिशनल फीचर। तो कहा जा रहा है कि ग्लेशियर एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे ग्लेशियर मूव करता है तो सामने के जो डेब्रिज है, जो कूड़ा कचरा है या फिर इसके द्वारा जो काट करके लाया जा रहा है, ये सब क्या होता है, हटते जाता है। क्या, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड मास आता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही स्लोप घटते जाता है, जैसे पहाड़ का स्लोप ऊपर में काफ़ी तेज होता है, नीचे कम होते जाता है, तो स्लोप जहाँ पे घटते जाता है तो ग्लेशियर का जो स्टॉप मतलब कि स्पीड वो भी कम हो जाता है। उसके कारण से ग्लेशियर मतलब कि एक तरह से यहाँ से खिसक करके बस यहाँ तक पहुँचता है, फिर वहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, तो यदि वो जाकर के प्लेन वाला इलाके में रुक गया तो क्या होता है, कंप्लीटली उस एरिया को पॉल्यूट कर देता है, आप बोल सकते हो उसको डिसरप्ट कर देता है। इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है कैसे क्या क्या होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आउटवास प्लेन यहाँ पे बनाया गया, जो हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए ग्लेशियर यहाँ से चला होगा कहीं से, ठीक है, तो यहाँ पे आकर को रुक गया तो ये डिपोजिशनल फीचर उसका हो गया एक तरह से। अब लोग इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले आता है कर्क। ठीक है, तो कर्क आर द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म इन ग्लेशिएटेड माउंटेन। तो सबसे कॉमन जो है इरोजनल वर्क उसका, द कर्क क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट द हेड ऑफ ग्लेशियल वैली। ग्लेशियल वैली के हेड के पास यानी सबसे ऊपर में फाउंड करते मतलब मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स इन द टील आर एंगुलर टू सब एंगुलर फॉर इनफॉर्म। तो कहा जा रहा है कि जो भी, एक मिनट सॉरी, ठीक है, तो हम लोग वापस कर्क पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा था कि कर्क्स आर द मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म इन ग्लेशिएटेड माउंटेन। तो ग्लेशिएटेड माउंटेन में सबसे कॉमन जो होता है लैंडफॉर्म कर्क होता है। द कर्क्स आर क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट हेड ऑफ ग्लेशियल वैली। ग्लेशियल वैली के हेड में पाए जाते हैं, ऊपर वाले हिस्से में। द एक्यूमुलेटेड आइस कट दीज कर्क्स व्हाइल मूविंग डाउन द माउंटेन टॉप्स। दे आर डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रॉ और बेसिन विद द वेरियस डीप कॉन्केव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग। तो इसको हम लोग मैप से पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस मैप में यहाँ पे देखिए जैसे इस तरीके का जो इलाका होता है, ठीक है, यहाँ पे पहले कभी बर्फ़ जमा हुआ रहा होगा तो इसका कुछ हिस्सा कट करके जब फ्लो करने लगता है तो इसको हम लोग कर्क बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक तरह का कर्क है, ये भी जो भी है। तो यहाँ पे बताया कि एक तरह से लेक का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। अ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफन विद इन द कर्क्स। तो जैसे ही कर्क बनता है तो वहाँ पे जब ग्लेशियर डिसअपियर होता है तो वहाँ पे एक लेक देखा जा सकता है। सच लेक्स आर कॉल्ड कर्क और टॉर्न लेक। There can be two or more कर्क्स, one leading into another down below in the stepped sequence. Next है हॉर्न और सेरीगेटेड ridges। हॉर्न और सेरीगेटेड ridges क्या है, तो हॉर्न फॉर्म ट्रो एंड वार्ड इरोजन ऑफ द कर्क वॉल। तो कर्क वॉल का जो हाइट वाला इलाका है उसको हम लोग हॉर्न बोलते हैं। इफ 3 or more radiating glacier cut headward until their कर्क्स meet high sharp pointed and steep side peaks called हॉर्न फॉर्म। तो आप वापस हम लोग मैप पे आते हैं। हॉर्न कहाँ पे दिखाया गया है इसमें, यहाँ पे दिखाया गया है। तो कहा जा रहा है कि जहाँ पे डिफरेंट, जैसे इसमें भी यदि देखा जाए तो जैसे एक ही जगह से यदि 2-3 कर्क इस तरह से कटते हैं तो अलग अलग कटा है ना। मान लीजिए कि एक ही जगह से कटते तो क्या होता है कि इस एरिया नीचे धंस गया। पहले मान लीजिए कि इतना यहाँ पे ऐसे, एक मिनट, ऐसे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ, यहाँ से एक निकल गया बर्फ़, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, मतलब एक ही जगह से 2-3 निकल गया। तो जो यहाँ पे हाइट वाला पोर्शन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे हॉर्न। ठीक है, जैसे बनता है ना इस तरीके का ग्राफ। तो यदि ऐसा ग्राफ बनता है ऐसे तो इसको बोलते हैं ट्रो और इसको बोलते हैं क्रेस्ट। तो क्रेस्ट एंड ट्रो जो बनता है यहाँ पे, तो उसी तरीके से यहाँ पे हॉर्न जो है ट्रो वाला रीजन है, हाइट वाला रीजन है। सेरीगेटेड रिज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ बताया द हाईएस्ट पीक इन द आल्प्स मैटर हॉर्न एंड द हाईएस्ट पीक इन हिमालय एवरेस्ट आर इन फैक्ट हॉर्न फॉर्म थ्रू द हेडवार्ड इरोजन ऑफ रेडिएटिंग कर्क्स। तो कहा जा रहा है कि जो आल्प्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है मैटर हॉर्न, और जो एवरेस्ट का जो हाईएस्ट पीक है, सॉरी हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट, वो भी एक तरह का पहले ग्लेशियर रहा होगा और इसी तरीके से उसके चारों तरफ से ग्लेशियर कटते गए तो एक तरह का हॉर्न बन गया है ना, यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब ग्लेशियल वैली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्लेशिएटेड वैली आर ट्रो लाइक एंड यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर्स एंड रिलेटिवली स्मूथ। तो ये जो वैली होते हैं यू शेप्ड होते हैं, नॉर्मली वैली जो होता है वी शेप्ड होता है।
और ये काफ़ी स्मूथ होते हैं। इसका जो साइड होता है स्टीप होता है, मतलब ज़्यादा नीचे ज़्यादा धार वाला नहीं होता है। द वैली में कंटेन लिटर डेब्रिज और डेब्रिज सेप्ट मोरेंस विद स्वैम्पी अपीयरेंस। तो इस वैली में क्या होता है, तो डेब्रिज हो सकते हैं, डेब्रिज यानी कि जो इरोजन के द्वारा जो कूड़ा कचरा लाए गए हैं, जो बर्बाद मटेरियल लाए गए हैं। देयर में भी लेक्स गोज्ड आउट ऑफ रॉकी फ्लोर फॉर्म्ड बाय डेब्रिज विद इन द वैली। तो यहाँ पे लेक का फॉर्मेशन हो सकता है। देयर कैन बी हैंगिंग वैली, यहाँ पे हैंगिंग वैली हो सकते हैं, ठीक है। और बोथ साइड ऑफ द मेन ग्लेशियर वैली, द फेसेज ऑफ डिवाइड और स्पर्स ऑफ सच हैंगिंग वैली ओपनिंग इनटू मेन ग्लेशियर वैली आर क्वाइट ऑफन, ठीक है। तो आप यहाँ पे वापस इसको पिक्चर से ही समझना इजी होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते, इसको हैंगिंग वैली बोलते हैं। हैंगिंग वैली क्यों बोलेंगे, तो जैसे यहाँ पे ये गड्ढा वाला जो रीजन है, यहाँ से जब निकल गया, ठीक है, जैसे वापस इधर देखिए, ये जो कर्क बना था, ठीक है, उसी में यदि वैली का यू शेप्ड का हो जाए, ये जो है कम्प्लीटली यू शेप्ड का नहीं है, लेकिन एकदम और ज़्यादा है कर्क और गड्ढा जब बन जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो दीवार वाला हिस्सा है और गड्ढा हो जाएगा। और इस तरीके से कम्प्लीटली मान लीजिए कि यहाँ तक बन जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, फिर हैंगिंग वैली इसको बोलते हैं हम लोग। वही यहाँ पे दिखाया गया, ये भी एक तरह का कर्क ही है, लेकिन ये हैंगिंग वैली कहा जाएगा, ठीक है। और भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ट्रंकेटेड स्पर, ये क्या है, तो जैसे जहाँ पे जो कर्क काफ़ी बड़ा होता है, जहाँ पे सारे कर्क मिल या एक कर्क में आकर के मिल जाते हैं, इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, जैसे इसको रिवर की तरह आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा रिवर है, उसमें काफ़ी छोटे रिवर आके मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस पूरे को रिवर सिस्टम बोलते हैं ना। उसी तरीके से ट्रंकेटेड स्पर है, ठीक है। नेक्स्ट यदि इधर देखते हैं हम लोग, तो मोरैन क्या है, तो जो कूड़ा कचरा यहाँ पे जमा हो जा रहा है उसको हम लोग मोरैन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मोरैन को 3 हिस्से में दिखाया गया, जैसे यहाँ पे लेटरल मोरैन है, मीडियल मोरैन है और टर्मिनल मोरैन है, ठीक है। लेटरल मोरैन यानी कि जो साइड में होगा, मीडियल जो बीच में होगा, टर्मिनल जो है इंड पे आएगा, ठीक है। आउटवाश प्लेन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे ऊपर में ही, कि जैसे यदि यहाँ से बहते हुए ग्लेशियर आके एक जगह रुक गया, तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग आउटवाश प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सारा इसमें का हम लोग पढ़ लिए, जो भी लैंडफॉर्म यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं कि मोरैन क्या है, दे आर लॉन्ग रीजेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल टील। तो ग्लेशियल टील का जो मतलब डिपॉजिट है उसको हम लोग मोरैन बोलते हैं। मोरैन एक तरह के डेब्रिज ही बोल सकते हैं ना, मतलब कि मोरैन यहाँ पे डेब्रिज है। और भी यहाँ पे उसी को देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग ग्लेशियर के द्वारा जो पढ़ना था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेव्स एंड करेंट के बारे में। तो कोस्टल प्रोसेसेस आर मोस्ट डायनेमिक एंड हेंस मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो कोस्टल के जो किनारे वाले इलाके होते हैं ज़्यादा डायनेमिक होते हैं और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सो डोंट यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कोस्टल प्रोसेस एंड फॉर्म। तो इसलिए हम लोग कोस्टल प्रोसेस और उसके डिफरेंट फॉर्म के बारे में हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। सम ऑफ द चेंजेज अलॉन्ग द कोस्ट टेक प्लेस वेरी फास्ट। तो कुछ चेंज जो है कोस्ट के किनारे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। एट वन प्लेस देयर कैन बी इरोजनल इन वन सीजन एंड डिपोजिशन इन अदर। तो कहा जा रहा है एक ही जगह पे एक सीजन में इरोजन हो सकता है, दूसरे सीजन में डिपोजिशन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द चेंजेज अलॉन्ग द कोस्ट आर अकम्प्लिश्ड बाय वेव्स। तो जितने भी चेंज होते हैं उसमें अधिकांशतः कोस्ट किनारे जितने चेंज होते हैं उसमें अधिकांशतः वेव्स के द्वारा किए जाते हैं। व्हेन वेव्स ब्रेक द वाटर इज थ्रोन विद ग्रेट फोर्स ऑन टू द शोर। जब मतलब कि वेव्स टूट जाते हैं, व्हेन वेव्स ब्रेक वाटर इज थ्रोन विद ग्रेट फोर्स ऑन टू द सोर्स एंड साइमल्टेनियसली देयर इज अ ग्रेट चर्निंग ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द सी बॉटम। कांस्टेंट इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग वेव्स ड्रास्टिकली अफेक्ट द कोस्ट। तो कहा जा रहा है कांस्टेंट ज़्यादा यदि वेव्स जो है कांस्टेंट इफेक्ट ब्रेकिंग वेव्स, तो मतलब कि वेव्स यदि ज़्यादा इफेक्ट करता है कोस्ट को, ठीक है, जिसके कारण कोस्ट टूट जाता है। स्टॉर्म वेव्स एंड सुनामी वेव्स कैन कॉज फार रीचिंग चेंज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन नॉर्मल ब्रेकिंग वेव्स। तो सुनामी यदि आता है या फिर स्टॉर्म वेव्स आते हैं तो उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है जो कोस्टल इलाका है उसमें। एज वेव इन्वायरमेंट चेंजेज इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ऑफ ब्रेकिंग वेव्स चेंजेज। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि ओवर द एक्शन ऑफ वेव्स द कोस्टल लैंडफॉर्म डिपेंड अपॉन। तो वेव के एक्शन के आधार पे अदर देन एक्शन ऑफ वेव्स, वेव के एक्शन के अलावे कोस्टल एरिया और किस बात पे डिपेंड करता है, द कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर। तो लैंड और सी फ्लोर वहाँ पे कितना है, उसका क्या कन्फिग्रेशन है। वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग सीवर्ड और रिट्रीटिंग। तो कहा जा रहा है कोस्ट कैसा है, एडवांसिंग है यानी कि इमर्जिंग है या फिर सबमर्जिंग है। कोस्ट दो तरह के होते हैं, इमर्जिंग और सबमर्जिंग। एज्यूमिंग सी लेवल टू बी कांस्टेंट थ्रू टाइप्स ऑफ कोस्ट आर कंसीडर। तो कहा जा रहा है कि सी लेवल को कांस्टेंट मानते हुए कोस्ट को दो तरीके में बांटा गया है। एक है हाई रॉकी कोस्टल जिसको सबमर्ज्ड कोस्ट बोलते हैं, एंड लो स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग इमर्ज्ड कोस्ट। तो जैसे कोस्ट यहाँ पे जैसे अंडमान निकोबार में जो भी कोस्ट है वो सबमर्ज्ड कोस्ट है। वो क्या है, सबमर्ज्ड कोस्ट है। क्यों, क्योंकि अंडमान निकोबार कम्प्लीटली एक बड़ा सा पहाड़ है जो डूबा हुआ है पानी में, ठीक है।
पानी में डूबा हुआ है, पानी में इस तरीके से यहाँ तक पानी भरा हुआ है इस तरीके से एक पहाड़ पे, तो यहाँ पे जो कोस्ट बन रहा है उसको हम लोग बोल देंगे सबमर्ज्ड कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो कोस्ट बन रहा है उसको बोल देंगे सबमर्ज्ड कोस्ट, और मतलब कि जो हाई रॉकी कोस्ट होंगे उसको सबमर्ज्ड कोस्ट बोलेंगे, और बाकी जैसे जहाँ पे इस तरीके से नॉर्मली जो बाकी सारा कोस्ट उसको इमर्ज्ड कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाई रॉकी कोस्ट के बारे में, तो अलोंग द हाई रॉकी कोस्ट द रिवर अपीयर टू बी है ड्रॉन विथ हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन। तो हाई रॉकी कोस्ट में क्या आता है, तो द रिवर अपीयर टू बी ड्रॉन विथ हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नदी का पानी लाया जाता है। द कोस्ट लाइन अपीयर हाईली इंटेंडेड विद एक्सटेंशन ऑफ वाटर इन द लैंड वेयर द ग्लेशियल वैली आर प्रेजेंट, द हिल साइड्स ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू द वाटर सो डू नॉट सो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इनिशियली इरोजन फीचर्स डोमिनेट। तो कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारी नदियों की तरफ पानी लाया जाता है। ये नदियाँ पानी कहाँ से लाती हैं, तो डिफरेंट पहाड़ से लाती हैं, यहाँ पे ग्लेशियल वैली से लाती हैं, ठीक है, जिसके कारण से पानी का स्पीड कुछ ज़्यादा तेज होता है और यहाँ पे कोई डिपोजिशनल वर्क नहीं होता है। अलोंग हाई रॉकी कोस्ट वेव्स ब्रेक आउट द ग्रेट फोर्सेज अगेंस्ट द लैंड शेपिंग द हिल्स इनटू क्लिफ्स विथ कॉन्स्टेंट पाउंडिंग बाय वेव्स द क्लिफ्स रिसेड हैविंग अ वेव कट प्लेटफॉर्म इन द फ्रंट ऑफ सी क्लिफ। तो सी क्लिफ क्या होता है, तो जैसे समुद्र का पानी है, मान लो उसके सामने कोई पत्थर है तो उसको आके बार बार टकरा रहा है पत्थर, तो क्या होता है कि इस पत्थर में यहाँ पे छेद हो जाता है एक छोटा, तो उसको सी क्लिफ बोलते हैं। मतलब इस तरह के बाद में जो हिस्सा बचेगा है ना, इतना दूर पानी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देने के बाद, तो उसको सी क्लिफ बोलेंगे, ठीक है। द मटेरियल विच फॉल ऑफ एंड रिमूव फ्रॉम द सी क्लिफ ग्रेजुअली ब्रेक इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट। तो फिर सी क्लिफ भी आगे जाकर टूट जाता है और छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाता है। एंड विल भी गेट डिपोजिटेड इन द ऑफशोर, और फिर कहाँ जाएगा, तो ऑफशोर मतलब कि किसी समुद्र मतलब दूसरे किनारे पे या फिर उसी किनारे पे जाकर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। आफ्टर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ क्लिफ डेवलपमेंट रिट्रीट व्हेन द कोस्टलाइन टर्न समवट स्मूथ विदाउट एडिशन ऑफ सम मोर मटेरियल टू द डिपॉजिट ऑफ द ऑफशोर, अ वेव बिल्ट टेरेस वुड डेवलप इन फ्रंट ऑफ वेव कट टेरेस। तो एक्चुअली ये सब जो हम लोग क्लास 7 वाले चैप्टर में पढ़े थे, क्लास 7 के बुक में हम लोग पढ़े थे, है ना, सी क्लिफ क्या होता है, उसको किस तरीके से काटा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लो सेडिमेंट्री कोस्ट के बारे में, है ना। तो अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट द रिवर से अपीयर टू एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे डेल्टा बनाया जाता है, कोस्टल प्लेन बनाया जाता है लो सेडिमेंट्री कोस्ट में, ठीक है। द कोस्टल अपीयर स्मूथ विथ ओकेजनल इनकर्सन। तो कहीं कहीं इसमें मतलब कि कोस्टल एरिया में कहीं कहीं मतलब कि इनकर्सन होता है, कहने का मतलब कि सरफेस जो होता है रफ होता है, बाकी हर जगह स्मूथ होता है। यहाँ पे लैगून बनते हैं, टाइडल क्रीक बनता है। द लैंड स्लोप्स जेंटली इनटू द रिवर। तो लैंड यहाँ पे रिवर के मतलब कि स्लोप होता है यहाँ पे डिपोजिशनल फीचर होता है, जैसे डेल्टा वगैरह बनता है। व्हेन वेव्स ब्रेक आउट द जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट द बॉटम सेडिमेंट गेट चर्न एंड मूव रेडली बिल्डिंग बार्स बैरियर बार्स स्प्लिट एंड लैगून्स। तो कहा जा रहा है कि जैसे डिपोजिशनल वर्क वहाँ पे जो होता है डेल्टा वाला एरिया में, यदि वहाँ पे वेव्स जाता है और उसको तोड़ देता है उस कोस्ट को, ठीक है, तो उसका कुछ हिस्सा बह करके चला जाता है पानी में, है ना, वहाँ पे फिर डिफरेंट तरह का वहाँ पे बनाता है, डिफरेंट लैंडफॉर्म वहाँ पे बनाता है, ठीक है। ऐसा ही एक लैंडफॉर्म स्पीट जो है मेनली कैसा होता है, आपको एक पिक्चर इसमें दिया था आगे हम दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं गोदावरी नदी का स्पीड है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि नदी के आने का रास्ता तो इसमें नहीं दिखा है, मान लीजिए कि नदी ऐसे आई है, तो क्या हुआ कि अपने आसपास डेल्टा बनाते, कभी क्या हुआ किसी वेव के कारण यहाँ से पानी आया और इस डेल्टा के पानी को डेल्टा से मिट्टी को काट के लेके चला गया, तो मिट्टी कहाँ जाएगा, कहीं जाके जमा ही होगा, तो यहाँ पे ऐसे जमा हो जाता है, इसको हम लोग स्टीफ बोलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे है, तो कहाँ था, यहाँ, ठीक है। तो मतलब कि वेव किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुनामी या फिर कोई स्टॉर्म वेव आए तो। द वेस्ट कोस्ट ऑफ कंट्री इज हाईली रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट। तो हमारा जो कंट्री का वेस्ट कोस्ट है, इधर वाला जो कोस्ट है रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, इरोजनल फॉर्म डोमिनेट इन द वेस्ट कोस्ट। तो इस कोस्ट में इरोजनल फॉर्म डोमिनेट करता है, और ईस्ट कोस्ट में लो सेडिमेंट्री कोस्ट होता है, यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क डोमिनेट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे इरोजनल फॉर्म ज़्यादा होता है, इधर डिपोजिशनल फॉर्म ज़्यादा होता है, ठीक है। इरोजनल फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं क्लिफ, टेरेसेज, केव्स, स्टैक्स के बारे में, और डिपोजिशनल वर्क में पढ़ेंगे बीचेज, ड्यून्स, बार्स, बैरियर, स्पीड्स। तो स्पीड तो हम लोग अभी यहाँ पे देखें शॉर्ट में, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं क्लिप्स के बारे में। क्लिप्स क्या होता है, तो जैसे अभी बताएं कि मान लीजिए कि पत्थर होता है, पानी बार बार टकरा रहा है, तो इस पत्थर का इतना उसे कट जाता है, तो ये जो बचेगा उसको हम लोग क्लिफ बोलेंगे, ठीक है। तो वेव ऑफ क्लिफ एंड टेरेसेज आर टू फॉर्म ऑफ यूजुअली फाउंड व्हेन इरोजन इन डोमिनेट इन सोर प्रोसेस। जहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है वहाँ पे वेव कट, क्लिफ और टेरेस दो तरीके जो चीज़ मेन होते हैं जो पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सी क्लिप्स आर स्टीप एंड मे रेंज फ्रॉम फ्यू मीटर टू 30 मीटर इवन मोर। एट द फुट ऑफ सच क्लिफ देयर मे बी अ फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म। तो इसके फुट के मतलब क्लिफ के नीचे वाले हिस्से में जो है काफ़ी मतलब कि यहाँ पे
जेंटल स्लोप वाला कुछ इलाका होता है ना, जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म कवर्ड बाई रॉक डेब्रिज डिराइव फ्रॉम द सी क्लिफ बिहाइंड, सच प्लेटफॉर्म अकरिंग एट एलिवेशन अबव द वाटर हाइट इज कॉल्ड वेव कट टेरेस। तो कहा जा रहा है कि यदि काफ़ी हाइट पर तो उसको वेव कट टेरेस बोलते हैं, ठीक है। द लैसिंग ऑफ अ वेव अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिफ एंड रॉक डेब्रिज दैट गेट स्मैश्ड अगेंस्ट द क्लिफ along with lashing wave create hollow and these hollow get widened and deepening from the sea caves। तो वही फिर जब क्लिफ जो है इस तरीके का बड़ा हो जाता है तो फिर एक केव के तरह फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी केव, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। डिपोजिशनल फॉर्म्स हम लोग कल पढ़ेंगे बीचेज एंड ड्यून से, ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।